और आइए अब शुरुआत करते हैं। इजराइल हिजबुल्ला चीफ नसरल्लाह के खात्मे के बाद अब संगठन को खत्म करने में जुट गया है और इसके लिए इजरायली सेना यानी आईडीएफ की ओर से दक्षिणी लेबनान में जमीनी स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल की सेना लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। साथ ही इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान के 37 और गांवों को खाली करने का भी निर्देश दिया है और ऐसे में इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही जमीनी संघर्ष का दायरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अपने ही गढ़ में घिरा हिजबुल्ला, दक्षिणी लेबनान में तेज हुई लड़ाई। क्या इजरायली मार झेल पाएगा हिजबुल्ला? इजराइल गाजा में हमास की कमर तोड़ने के बाद अब हिजबुल्ला को नेस्त नाबूद करने के इरादे से उसके गढ़ लेबनान में बड़ी कार्रवाई कर रहा है। शुक्रवार को एक बड़े हमले में लेबनान को ईरान के एक और घनिष्ठ मित्र देश सीरिया से संपर्क काट दिया। इजरायली सेना ने कहा है कि हमले में मासना क्रॉसिंग पर हिजबुल्ला की उन सुरंगों को ध्वस्त कर दिया गया है जिसके जरिए हथियारों की तस्करी की जाती थी। रात में किए गए हवाई हमले में नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी को निशाना बनाने का दावा किया। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि हमले में सफीउद्दीन को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं। इस बीच समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक हिजबुल्ला ने अपने नेता हसन नसरल्लाह की मैयत को अस्थायी रूप से दफना दिया है। सूत्रों के अनुसार संगठन अनुकूल परिस्थितियां होते ही नसरल्लाह को फिर से सुपुर्दे खाक करेगा। शुक्रवार को इजरायली जमीनी हमलों का निशाना दक्षिणी लेबनान के हिजबुल्ला के प्रभाव वाले गांव और हवाई हमलों का निशाना बैरूत में उसके ठिकाने रहे। हिजबुल्ला के इंटेलिजेंस मुख्यालय पर हमले में कई शीर्ष कमांडर ढेर हो गए। इस बीच इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान के 37 और गांवों को खाली करने का निर्देश दिया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द ही जमीनी संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है। भीषण लड़ाई के बीच ईरानी विदेश मंत्री लेबनान पहुंच गए हैं। उनके जहाज की लैंडिंग से ठीक पहले बैरूत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास इजराइल ने भीषण बमबारी की। अब तक जमीनी लड़ाई में हिजबुल्ला के 100 सदस्य ढेर हो चुके हैं, जबकि इजरायली सेना के 9 जवानों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। तो दक्षिणी लेबनान में जिस तरह से अब आमने सामने की जो लड़ाई है वो और तेज गति से अब शुरू हो चुकी है और लगातार इसमें और ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या कुछ इसके मायने हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या दूरगामी यहाँ पर परिणाम निकलते हुए सामने आएंगे, उस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है क्योंकि यह संकट एक तरह से वैश्विक बनता हुआ नजर आ रहा है। आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अतुल अनेजा जी जुड़ रहे हैं जो कि विशेषज्ञ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के। अतुल जी, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि सामने जो वैश्विक संकट है वो तो साफ तौर पर नजर आ ही रहा है। ऐसे में इजराइल और उसके बाद लेबनान और अब जैसा हम देख रहे हैं ईरान, साफ तौर पर तमाम बड़ी बातें हर रोज यहां से, हर मिनट यहां से निकलते हुए सामने आ रही हैं। हर वक्त देखने को मिल रहा है कि कुछ नया यहां पर देखने को सामने निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में अब क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं उससे वैश्विक संकट और कितना बढ़ता और गहराता जाएगा? गौरव, हमें देखना है कि बेसिक इक्वेशन इस वक्त क्या है। जी, ईरान ने हमले किए हैं इजराइल के ऊपर और ये अब इजराइल भी मानता है कि बहुत सारी मिसाइल जो हैं उनका वो नष्ट नहीं की गई, वो लैंड की हैं। हालांकि उससे जानी नुकसान नहीं हुआ है, वो बात सही है, लेकिन कैपेबिलिटी ईरान ने दिखा दी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो अटैक फिर से कर सकता है। ये एक क्वेश्चन। अब इसके जवाब में इजराइल क्या करता है, हम उस कागार पे अब खड़े हैं। अगर तो इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है जी, मुझे लगता है कि कुछ अटैक उसको करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनल प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर इस वक्त बहुत है कि इसकी जवाबी कार्रवाई कुछ करनी चाहिए। तो वो कहाँ लेके जाती है? क्या वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक होता है, ऑयल टर्मिनल्स पे अटैक होता है? अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान कुछ उसके ऊपर करेगा। अमेरिकी बेस है दक्षिण ये खाड़ी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हैं, जैसे यूएई में, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन।
तो एक तरह से एक स्पाइरल बन सकता है। तो हम इस वक्त एकदम एक नाइफ एज पे हैं, और जो नज़र हमें बना के रखनी है वो इजरायली रिस्पांस के ऊपर होगी, जी एक बात। और दूसरी बात, क्या वो इजरायली रिस्पॉन्ड अकेले करेगा, कि क्या अमेरिका भी उसमें शामिल होगा इन टर्म्स, ये नहीं कि उसके साथ में कोई तरह से एक तरह से कोई लैंड इन्वेजन होने वाला है कुछ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अमेरिका के समुद्री बेड़े जो हैं वो वहाँ पर हैं मेडिटेरेनियन में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में। क्या वहाँ से टोमाहॉक मिसाइल्स फायर होती हैं इन सपोर्ट ऑफ इसराइल ईरान के अंदर? तो ये देखते हैं कि क्या अमेरिका उसमें इन्वॉल्व होता है कि नहीं। ये दो बेसिकली वेक्टर्स हैं, और इस वक्त बॉल जो है वो इजराइल के कोर्ट में है। ऐसे उसके ऊपर में ऐसे में आगे की बात जी करनी। अतुल जी, जैसा कि खामनेई ने जो बातें कही हैं, साफ तौर पर जो बड़ा संबोधन दिया, उसमें भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब जो देश हैं उनको, मतलब इनके साथ ईरान के जो आपसी जो देश हैं साथ में मिलकर आगे बढ़ने वाले, तो उनको साथ आने की बात भी उन्होंने कही है। और ऐसे में साफ तौर पर ये एक बड़े संकेत भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये संघर्ष और भीषण हो सकता है। नहीं, जो देश ईरान के साथ इस वक्त हैं गौरव, वो दो देश हैं फ्रैंकली। एक तो है इराक, क्योंकि इराक में भी एक हिजबुल्ला एलिमेंट ट्रेंड है और वहाँ से भी फायरिंग हो रही है इसराइल के ऊपर। और दूसरा देश है यमन, जहाँ पर हुती ईरान के समर्थक हैं, जो रेड सी पे जो शिपिंग हो रही है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि साथ ही रहेंगे ईरान के, उसके अलावा कोई तीसरा देश नहीं आने वाला। मुझे नहीं लगता है कोई तीसरा देश आएगा। तो अब जो है इजराइल की तरफ से कार्रवाई हो सकती है, ये दोनों देशों के ऊपर भी हो सकती है, और यमन के ऊपर पहले भी हुई है। जो हुदैदा उनका एक समुद्री तट है, एक टर्मिनल है, तो वहाँ पर अटैक्स इजराइल के ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वहाँ पर अटैक हो सकता है। जहाँ से मिसाइल फायरिंग हो रही है हुतीज़ की, वहाँ पर अटैक हो सकता है। और दूसरा अटैक जो हो सकता है वो इराक के ऊपर हो सकता है। और तीसरा, एक्चुअली तीसरा फ्रंट हमें नहीं भूलना चाहिए, वो है सीरिया। जी, क्योंकि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जहाँ बात होती है ईरान की तरफ से, कि उस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में हिजबुल्ला लेबनान में, और बशार अल असद की जो सरकार है वो सीरिया में, यमन के हुती और इराक, ये बेसिकली चार एक्सेस के ऊपर जो है ईरान के सपोर्टर्स हैं। तो यहाँ से कार्रवाई इजराइल की तरफ हो सकती है, वो बात सही है, लेकिन मेन फोकस गौरव वो ईरान के ऊपर है। और अब इस वक्त अगर इजराइल के पक्ष से देखें तो इजराइल को सबसे बड़ा खतरा क्या है? इजराइल को सबसे बड़ा खतरा है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर वेपन पावर बन के तो नहीं निकलता, क्योंकि वो फिर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है। तो इसलिए जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, एक फैसिलिटी गौरव है फोर्दो, जहाँ पर यूरेनियम एरिचमेंट होती है। ये अगर मैं खुद वहाँ जा चुका हूँ, ये तेहरान और कोम कुछ डिस्टेंस कोई 50-54 किलोमीटर का है। उसके बीच में एक पहाड़ी जैसा इलाका आता है, और पहाड़ी के बीच में खोद के ये एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट बनाया हुआ है, और उसके साथ उसको डिफेंड करने के लिए रशिया से S-300 मिसाइल्स लाई गई हैं। वैसे 4-5 और हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है फोर्दो। तो हमें ये देखना है कि अगर इसराइल के अटैक्स इसके ऊपर होते हैं, फोर्दो के ऊपर और एंसिलरी फैसिलिटीज़ के ऊपर, तब ईरान को जो है वो जवाबी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। मुझे लगता है फोकस ज़्यादा ईरान के ऊपर है। और हुतीज़ हाँ अभी तक आए हैं, उन्होंने रेड सी पे शिपिंग की है, लेकिन वो एक सप्लीमेंट्री तौर पे एक सपोर्ट है। मेन कोर जो है इस वक्त इसराइल एक तरफ है, लेबनान जहाँ पर आपने बात की है वहाँ पर एक संघर्ष चल रहा है, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ईरान। इन तीनों में क्या आगे बढ़ता है, क्या क्या एक तरह से घटनाक्रम आता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये लड़ाई सिर्फ सीमित रहेगी एक रीजन के ऊपर, कि क्या ये ग्लोबल डायमेंशन ले सकती है। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि रूस और ईरान और चीन और ईरान भी काफ़ी एक दूसरे के साथ हैं। रूस के प्रधानमंत्री तेहरान पहुंचे थे 2 दिन पहले, और उसके बाद उप प्रधानमंत्री कल पहुंचे थे, कल या परसों की बात। ये लास्ट 2-3 दिन में जो है रशियन इंटरवेंशन एक तरह से आ रही है वहाँ पर। तो ये जो फैलने वाली जो अगर हम बात करें, उसमें ये इक्वेशन फिर आएगी कि रशिया और चाइना कैसे उसको रिएक्ट करता है अगर ईरान के ऊपर हमले हुए और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। क्या वो अकेला पड़ेगा कि उसके साथ कोई अतुल जी, भारत के अगर लिहाज से हम देखें जी, अतुल जी भारत के लिहाज से देखें तो साफ तौर पर इजराइल से भी बड़े अच्छे संबंध हैं, और साथ ही साथ ईरान के साथ भी भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में वहां पर अगर इस तरह की स्थितियां होती हैं तो भारत के आवाज मुझे साफ नहीं आ रही, सॉरी जी। अतुल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी, अगर आपको मेरी हाँ जी, आवाज मिल रही है बताइए। जी। मैं कह रहा हूं कि भारत के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो अब की बार जो ये संघर्ष चल रहा है, चाहे हम यहां पर इजराइल की बात कर लें, चाहे हम ईरान की बात कर लें, तो दोनों देशों के बीच अगर इस तरह की स्थितियां होती हैं तो भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? नहीं, भारत के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है गौरव। सबसे जी बड़ी बात है, अगर ये फैलती है, अगर ये वॉर जी ईरान के, लेट से हम सोचते हैं कि उनके ऑयल टर्मिनल्स पे अटैक है, तो कच्चा तेल की जो प्राइस होगी ना, वो इमीडिएटली स्काई रॉकेट करेगी। जी अगर हमें $50-60 पर बैरल अभी मिल रहा है, तो वो अगर बहुत अचंभे वाली बात हुई कि ये $100-150 पर जाए, जी और उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पेट्रोल पंप पे पड़ेगा, हमारी ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ेगा, महंगाई बिल्कुल बढ़ेगी भारत। बिल्कुल तो एक तो ये सीधा सीधा इसके ऊपर है। जी लेकिन दूसरा गौरव, उससे ज़्यादा अगर स्पाइरल होती है, सपोज ईरान ने अटैक किया जो अमेरिकन बेसिस हैं, मैं इसे एज्यूम कर रहा हूँ कि अमेरिका भी शामिल हो रहा है इसराइल के साथ अटैक्स जी करने में। जी वो बेसिस कहाँ हैं? यूएई में, बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, जहाँ पर एक संकट की घड़ी बनेगी और वहाँ पर बहुत सारे भारतीय वहाँ पर काम कर रहे हैं, जी मतलब लाखों की तादाद में काम कर रहे हैं। तो एक ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन सकता है अगर ये लड़ाई गल्फ तक फैले। उनकी इवैक्यूएशन कैसे होगी, वो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जी ये वैसी स्थिति नहीं है जैसे 2006 में लेबनान में हुई थी। जी लेबनान में जो लोग थे, हमने अपने नेवल शिप्स भेजे, उनको निकाल के साइप्रस ले गए, साइप्रस से इंडिया लेके आ गए। जी लेकिन यहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा है। लिबिया में हमने ऐसी इवैक्यूएशन की थी ठीक है 2011। जी लेकिन बिल्कुल ये जो गल्फ कंट्रीज हैं गौरव, ये जी जो तादाद बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा बिल्कुल भारत के ये लिए। तमाम चुनौतियां हैं जिनको देखना होगा, और वही जैसा कि हम देख भी रहे हैं और इस बात को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो वक्त बीतने के साथ साथ यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है उसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर अब की बार बड़े संकट की ओर तो इशारा कर ही रहा है, साथ ही साथ आने वाली रणनीतियाँ और नीतियाँ कैसे बनती हैं उसकी ओर भी एक बड़ा इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कुछ